जय हिंद। आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 की मैथ फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्याएं इसका लेक्चर नंबर 2 है। इस वीडियो में हम एल्गोरिथम तथा प्रमेयिका एवं प्रमेय के अंतर के बारे में समझेंगे। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एल्गोरिथम क्या चीज होता है, एल्गोरिथम कहते किसे हैं, एल्गोरिथम क्या होता है। ठीक है, तो डेफिनेशन एक बार पढ़ते हैं, फिर इसके बाद में आपको इसका डिटेल समझा देते हैं। एल्गोरिथम बोल रहा है, एल्गोरिथम क्या कहती है, परिभाषा कहती है एल्गोरिथम की सुपरिभाषित। क्या कह रही है परिभाषा, ये बता रही है सुपरिभाषित चरणों की श्रृंखला को एल्गोरिथम कहते हैं। यह एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की प्रक्रिया एवं विधि प्रदान करती है। अब इसको समझिएगा। सुपरिभाषित चरणों की श्रृंखला जो होती है, सुपरिभाषित चरणों की श्रृंखला को एल्गोरिथम कहते हैं। और यह एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया को हल करने प्रक्रिया यह एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की प्रक्रिया एवं विधि प्रदान करती है। परिभाषा समझ में आ गई होगी। ठीक है, परिभाषा समझ में आ गई। इसका मतलब समझा देते हैं ये क्या चीज है। सुपरिभाषित का मतलब होता है सुपरिभाषित चरण होने चाहिए। जैसे कि हम ये कहें कि हमको ये चीज हम मैथ में पढ़ रहे हैं, जैसे मैथ ही समझ लीजिए। मैथ को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमको नंबर पता होना चाहिए। नंबर पता होने के बाद उसके बाद अगर हमको क्या है, अ, हल करना मतलब होता है कैलकुलेशन करना। अगर कैलकुलेशन करना बहुत, जैसे कोई क्वेश्चन दे दे कैलकुलेशन करने को, ये नंबर सारी ऐड करो, गुणा करो, भाग करो, तो उससे पहले आपको सबसे पहले नंबर, ये पहला चरण हो गया। दूसरा चरण ये है कि आप पहले एडिशन करना सीखें, मतलब जोड़ना। उसके बाद आप गुणा करना सीखें, फिर इसके बाद भाग करना सीखें, फिर सब्ट्रैक्ट करना सीखें, मतलब घटाना। फिर आपको जब कोई क्वेश्चन या फिर कोई समस्या दी जाएगी सॉल्व करने के लिए, या कोई क्वेश्चन दिया जाएगा सॉल्व करने के लिए, तब आप उसको कर पाओगे। ये पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा और समझ लेते हैं। जैसे कि आपको क्या करना है, आपको अगर मेनली समझ लीजिए, जैसे कि आप कहीं बाहर पढ़ रहे हैं और आपको खाना बनाना है। ठीक है, तो खाना बनाने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, एक बर्तन होना चाहिए। उसके बाद जो चीज़ बनानी है वो मटेरियल होना चाहिए। उसके बाद गैस वैस की सुविधा करनी होती है। फिर उसके बाद मसाले सब्जी जो भी डालना है, स्टेप टू स्टेप, मतलब एक प्रक्रिया। यानी कि हाँ, सब्जी को किसी बिना सब्जी को किसी न किसी चीज में तो रखोगे ही रखोगे। तो स्टेप होता है, चरण एक, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण, पांचवा चरण। इस चीज को आप सुपरिभाषित तरीके से एक श्रृंखला बना दीजिए। इस श्रृंखला को ही कहा जाता है एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम क्या है, सुपरिभाषित चरणों की श्रृंखला को एल्गोरिथम कहते हैं। यह एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की प्रक्रिया एवं विधि प्रदान करती है। ये इसकी पहली परिभाषा होगी। मतलब आप एल्गोरिथम समझ गए। अब हम समझेंगे प्रमेयिका क्या होती है। प्रमेयिका किसे कहते हैं, तो सिंपल परिभाषा है, लिखा हुआ है, पहले से सिद्ध कथन को प्रमेयिका कहते हैं। इसका प्रयोग अन्य कथनों को सिद्ध करने में किया जाता है। कहने का अर्थ यह है, जैसे कि कोई प्रमेय दी हुई हो और वो पहले से सिद्ध हो, मतलब कोई स्टेटमेंट हो, कथन हो, वो पहले से अगर सिद्ध है तो उसे प्रमेयिका कहोगे। जैसे कि पाइथागोरस प्रमेय हो गई। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, एक समकोण त्रिभुज होता है। उसमें कर्ण का जो स्क्वायर होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए लंब के स्क्वायर के और आधार के स्क्वायर के। ठीक है, यही तो होता है कर्ण का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो प्रमेयिका की परिभाषा भी यही कह रही है, पहले से सिद्ध कथन को प्रमेयिका कहते हैं। इसका प्रयोग अन्य कथनों को सिद्ध करने में किया जाता है। प्रमेयिका समझ में आ गई। अब मैं एक परिभाषा और समझा देता हूँ, प्रमेय किसे कहते हैं। तीनों लगे हाथ जो है, तीनों समझ लेते हैं। लगे हाथ का मतलब यह है कि एक है पास में, हम तीनों को समझ लेंगे कि प्रमेयिका प्रमेय क्या होती है। अगर कोई पूछ दे कि प्रमेय किसे कहते हैं, क्या बताना है, प्रमेय। तो देख लेते हैं प्रमेय की परिभाषा क्या है। प्रमेय कहते हैं वह कथन जिसे प्रमाणों के द्वारा सिद्ध किया जा सकता है। वह कथन जिसको जिसको प्रमाणों के द्वारा सिद्ध किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, प्रमाणों के द्वारा सिद्ध किया जा सकता है, सिद्ध किया जा सकता है, किया जा सकता है, प्रमेय कहलाती है। प्रमेय कहलाती है। ठीक है, प्रमेय कहलाती है। सिंपल परिभाषा है। अगर प्रमेय को कोई पूछता है कि प्रमेय किसे कहते हैं, तो क्या बताओगे, वह कथन जिसको प्रमाणों के द्वारा सिद्ध किया जा सकता है, प्रमेय कहलाती है। तो तीनों चीजें आप समझ गए होंगे। अब मैं इस चैप्टर की मेन चीज जो एग्जाम, मतलब ये क्या है, आपका बढ़िया नॉलेज है। मतलब कोई व्यक्ति अगर आपसे कंपटीशन लेवल वाला है, एल्गोरिथम क्या होता है, प्रमेयिका क्या होती है, प्रमेय क्या है, इन सबकी अगर कोई परिभाषा पूछ देता है तो आप इसको बता सकते हैं। ठीक है, अब जो है
हमारे एग्जाम मतलब किताब में जो एग्जाम में आएगा आएगा क्वेश्चन, वो हम बताने जा रहे हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ठीक है, इसको आप नोट करिए। इसके बाद यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे समझते हैं। अब हम समझेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होती है। मतलब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, एक गणितज्ञ थे जिनका नाम यूक्लिड था, उन्होंने एक प्रमेय का दिया। यह प्रमेय का क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। इससे पहले हम जानते थे कि इसमें प्रमेय का शब्द आएगा, तो इससे पहले हम समझा चुके हैं कि प्रमेय का क्या होती है। ठीक है, एल्गोरिथम मैंने बता दिया और प्रमेय का बता दिया। अब इस यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या कहती है, इसको समझते हैं। देखो, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बहुत बड़ी कोई चीज नहीं है। इस प्रमेयिका के द्वारा या इस स्टेटमेंट के द्वारा केवल हम एचसीएफ निकालना सीखेंगे। ठीक है, अब ये एचसीएफ निकालने की ये प्रमेय क्यों दी गई, इसका रीजन भी हम बताएंगे। यहाँ पे देखिएगा, प्रमेयिका है क्या, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहती है, वेरी सिंपल तरीके से समझिए। किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों ए तथा बी के लिए, कह रहे हैं कोई भी दो धनात्मक पूर्णांक लीजिए, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों ए तथा बी के लिए ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं क्यों तथा आर विद्यमान है कि ए बराबर जो होगा वो बी क्यू प्लस आर, ए बराबर क्या होगा, बी क्यू प्लस आर, जहां आर जो होगा वह 0 के बराबर भी हो सकता है और 0 से बड़ा होगा, तथा आर का मान बी से सदैव छोटा होगा। यह है परिभाषा। ठीक है, परिभाषा समझ में आएगी। किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों के लिए, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए, ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं, क्यों तथा आर विद्यमान है कि, ए जो है क्यों तथा आर विद्यमान है कि ए बराबर होगा बी क्यू प्लस आर के, और जहां आर जो होगा वह 0 से बराबर और 0 के बड़ा होगा, तथा बी का मान, आर का मान सदैव बी से छोटा होगा। अब एक चीज समझते हैं, यहाँ पे देखिए किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों लिखा है। धनात्मक पूर्णांक संख्याएं समझते हो, धनात्मक पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक संख्याएं अगर तुमको लेना है तो क्या लोगे, धनात्मक पूर्णांक संख्याओं में जो है, जैसे कि क्या हो गया हमारा, एक हो गया धनात्मक पूर्णांक संख्या, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, पांच हो गया, डाट डाट इनफाइनाइट। धनात्मक पूर्णांक संख्या में तो यही आएगा, एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, ऐसे इनफाइनाइट तक जाइए, जितनी मर्जी है आपकी उतना ले लीजिए। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई होगी। धनात्मक पूर्णांक संख्या में आप क्या लोगे? ठीक है, तो धनात्मक पूर्णांक संख्या में जितना आपको चाहो उतना ले सकते हो। ठीक है, बात समझ में आ गई कि नहीं आई? अगर आपसे पूछा जाए कि पूर्ण संख्या, अद्वितीय पूर्ण संख्या, अद्वितीय का मतलब होता है केवल और केवल। ठीक है, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं अगर बात की जाए, पूर्ण संख्याएं, तो पूर्ण संख्या में 0 लगा दीजिए। पूर्ण संख्या में क्या लगाना है? 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डाट डाट ऐसे। अब यहाँ समझिएगा, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक संख्याएं, आप कोई भी दो धनात्मक पूर्णांक संख्या लीजिए, ए तथा बी, उनका नाम दिया गया यहाँ पे, ए और बी जो होंगी धनात्मक पूर्णांक संख्याएं होंगी, तथा अद्वितीय पूर्ण संख्याएं क्यू और आर होंगी। क्यू और आर का जो मान होगा वो पूर्ण संख्या हो सकता है। क्यू का मान 0 भी हो सकता है, और क्यू और आर का मान 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। ठीक है, अब एक चीज समझिएगा, ये चीज समझ गए ना, धनात्मक पूर्णांक संख्या का मतलब क्या है। अभी इस चीज को आप समझिएगा। देखें, जैसे हम एक चीज लेते हैं, इस चीज को समझने जा रहे हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है। जैसे हम यहाँ पे क्या लिया, एक 5 और 6, ये हो गया। इस चीज को कैसे लिखना है अभी समझिएगा। हमने दो धनात्मक पूर्ण संख्याएं ले ली, एक 5 और एक 6 ले लिया। ठीक है, एक क्या लिया, 5 और एक 6 लिया। अब इसको जब हम भाग करेंगे तो एक बार लगाएंगे, 5 एकन 5 हो जाएगा, 6 में से 5 गया तो क्या बचा, एक बचा कि नहीं बचा, एक बचा। 5 लिया मैंने, एक धनात्मक पूर्णांक संख्या, दूसरी लिया 6, भाग किया इस टाइप से। तो हम इस चीज को कैसे लिख सकते हैं, इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये वाला जो है, इस वाले को ए बोलोगे, क्या बोलोगे, ए, और इस वाले को क्या बोलोगे, बी बोलोगे, और जो इधर वाला आता है इसको क्यों बोला जाता है, क्या बोला जाता है, क्यों, और जो नीचे आया हुआ है ये आर है। ये कौन सी चीज है, आर। बात समझ में आ रही कि नहीं, ध्यान से देखिएगा। दो धनात्मक पूर्णांक संख्याएं, क्यों, ए और बी, तो दो धनात्मक पूर्णांक संख्याएं ए और बी लेना है, उसमें से ये वाली ए होगी और ये वाली बी होगी, कोई भी आप दो ले लीजिए। अभी मैं और सारे एग्जाम्पल दूंगा, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप टेंशन मत लीजिएगा, टेंशन लोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, आप बस देखते जाइएगा, हम है ना तुम्हारे साथ। चलिए समझिएगा। अब यहाँ पे देखिए 6 है, यहाँ पे 6 क्या है, ए है, ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक संख्या ले लिया, फिर 5 से इसको भाग किया एक बार में, शेषफल 1 आ गया। अब यहाँ देखिएगा,
क्यू और आर जो होंगे वो क्या होंगी, अद्वितीय पूर्ण संख्याएं होंगी, केवल और केवल, दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, अद्वितीय पूर्ण संख्याएं होंगी। पूर्ण संख्याओं में जीरो भी आता है और एक भी आता है। देखिए क्यू का मान एक भी आ सकता है, आर का मान भी एक आ सकता है। हमने बताया ना क्यू और आर जो होंगे वो पूर्ण संख्याएं होंगे, इन जीरो एक दो तीन में से कोई भी आ सकता है। अब समझिएगा, इस चीज को हम इस टाइप से लिखने जा रहे हैं, ऐसे इसी के नीचे जैसे ए की जगह पे कितना है 6 है, बी की जगह पे कौन है 5, फिर क्यू की जगह पे कितना है 1, ठीक है, और आर की जगह पे कितना है, सॉरी आर की जगह पे 1, आर की जगह पे कितना है 1, ये देखो आर की जगह पे कितना है 1 आया। तो आप देखिए अगर ये ए जो है ए इधर था, ये वाला हो गया, बी की जगह पे मैंने 5 लिख दिया, क्यू की जगह पे 1 हो गया, आर की जगह पे कितना है 1, आर के जगह पे भी कितना हो गया 1 हो गया। बात समझ में आई कि नहीं आई, इतनी चीज समझ में आ गई। मतलब 6 जो है वो बराबर है किसके, 5 गुणे 1 प्लस का 1, समझ पा रहे हो कि नहीं, 5 गुणे 1 प्लस का 1 इतनी चीज के बराबर है। कहने का मतलब यहाँ पे देखिए आर का जो मान होगा वह सदैव या तो जीरो के बराबर आएगा, आर का मान चेक करिए, यहाँ पे आर का मान 1 आया ना, आर का मान या तो जीरो के बराबर आएगा या फिर जीरो से बड़ा आएगा। देखो यहाँ पे जीरो से बड़ा आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। फिर आर का जो मान होगा वह सदैव बी से छोटा होगा, बी यहाँ पे कौन है 5, आर का मान सदैव बी से छोटा होगा, मतलब 1 आया है जो 5 से छोटा है। अभी मैं दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, 3 ले लिया और 9 ले लिया, 3 और 9 ले लिया, कितना लिया 3 लिया और 9। अब देखिए 3 और 9 जो है वो क्या है, दो धनात्मक पूर्णांक संख्याएं हो गई, ए और बी, ए और बी जो है दो धनात्मक पूर्णांक संख्याएं हो गई, 3 और 9। अब हमको क्या करना है, इसको भाग करना है, 3 त्रिका 9, 9 आ गया, यहाँ पे क्या है जीरो। हमने बताया था ये वाला है इसको ए बोलोगे, इसको क्या बोलोगे, इनका नाम बी है, इधर वाले का नाम जो है वो क्यू है, और इसको बोलोगे आर, क्या बोलोगे आर। बात समझ में आई कि नहीं। अब इसको अगर इस रूप में लिखना है, फार्मूला फिलहाल आप लोग पढ़ चुके हो 9th में, इसको बोला जाता है भाज्य। भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस से शेषफल। यहाँ समझिएगा ये जो है ये क्या होता है, भाज्य होता है कि नहीं, तो भाज्य ये हो गया, भाज्य बराबर 6 की जगह पे भाज्य लिखा है, मतलब भाज्य बराबर होता है, क्या होता है भाज्य बराबर भाजक, भाजक कौन है 5, तो यहाँ 5 हो गया, यही तो है भाजक 5। तो भाजक गुणे भागफल, तो भागफल कितना आया 1, तो ये रहा भागफल 1, और प्लस में क्या होता है शेषफल, शेषफल की जगह पे क्या लिखा हुआ आर, तो आर शेषफल हो गया। बात समझ पाए कि नहीं, फार्मूला वैसे ही है, बस भाग देना होता है, बस भाग को समझिए, समझ लो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का आपके समझ में आ जाएगी। अब यहाँ समझिएगा बी और ए को मैंने बी की जगह पे 3 लिया, ए की जगह पे 9 लिया, भाग किया तो क्या है 3 त्रिका 9 और आर का मान आ गया 0। यहाँ पे देखिए लिखा भी है आर का जो मान है वह 0 के बराबर हो सकता है और 0 से बड़ा होगा, 0 से कभी कम नहीं आएगा, मतलब माइनस में कभी भी आर का मान नहीं जाएगा। अब इसको हम इस टाइप से लिखेंगे, ए की जगह पे 9 है तो 9 लिख लेंगे, बराबर क्या होगा बी की जगह पे कौन है 3, फिर गुणे में कितना लिखना है क्यों को, क्यों की जगह पे कौन है 3, क्यों की जगह पे कौन आया 3, क्यों की जगह पे कौन आया 3, और फिर प्लस में आर है, आर की जगह पे 0। आप देखो बराबर आ रहा है कि नहीं, 3 त्रिका 9 और 9, क्योंकि 9 में 0 जोड़ोगे 9 रहेगा। तो ये चीज समझ में आई कि नहीं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कैसे काम कर रही, मतलब आर का मान 0 भी हो सकता है। तो ये भी समझ गए, ये भी समझ गए, क्यों आर का मान कभी भी बी से जो होगा वो बड़ा नहीं होगा, आर का जो मान होगा वो बी से कभी भी बड़ा नहीं आएगा। यहाँ समझिएगा बी 3 था, आंसर 0 आ रहा है। तो इतनी चीज आप समझ गए होंगे, इस चीज को आप नोट करिए, फिर इसके बाद इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इतनी चीज समझ गए, अब हम यहाँ पे इसके क्वेश्चन देखेंगे। आप देखिएगा एग्जाम में जो है इससे संबंधित क्वेश्चन जो है वो कैसे पूछा जाएगा, इस चीज को समझते हैं। देखो एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन जो है वो कैसे पूछा जाएगा इसको देख लेते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन जब आएगा तो कहेगा कि इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करिए। क्या ज्ञात करिए, एचसीएफ। अभी बताए थे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का
विभाजन प्रमेयिका जो है वो एचसीएफ ज्ञात करने की एक विधि है, एक प्रोसेस है, एक स्टेटमेंट है, जिसे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को मतलब इस विधि के द्वारा एचसीएफ ज्ञात किया जाता है। समझ गए ना? तो इसमें पूछेगा कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ज्ञात कीजिए। जैसे एक दो एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। यहाँ पे पहला एग्जाम्पल देते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 1A का है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 240 लिखा हुआ है, 240 है और कॉमा में कितना है 228। 228 कह रहे हैं 240 और 228 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। किससे ज्ञात करना है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो इन दो नंबर को कह रहा है कि एचसीएफ ज्ञात करना है, तो इसमें दोनों नंबर में छोटी कौन नंबर है? 228। तो आपको 228 को इसके इस वाले साइन के, इसके चिन्ह के इधर लिखना, मतलब इधर 228 लिखना, बड़ी वाली संख्या को सदैव बीच में लिखना है। ऐसे बड़ी वाली संख्या को किसमें लिखना है? बीच में लिखना है। आप समझ गए? आप इसका पहाड़ा मतलब टेबल लगाइए, इससे सदैव कम रहना चाहिए। तो वन टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? 228 इसमें लग जाएगा। अब यहाँ क्या कर लेते हैं, इसको कैंसिल कर लेते हैं। 0 में से 8 कैंसिल नहीं होगा तो यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से 8 जाएगा तो यहाँ 2 आ जाएगा। यहाँ कितना बचा? 3, 3 में से 2 गया, यहाँ पे 1, 12 आंसर आ गया। अब देखिए 12 जो है 228, देखो पॉइंट में लगाना नहीं है, ये बात बिल्कुल ध्यान में रखना है। आपको पॉइंट में नहीं लगाना है कोई भी डिवाइड, कोई भी डिवाइड आपको पॉइंट में नहीं लगाना है। देखिए 12 जो है इससे बहुत छोटा है, तो आपको अब दूसरा स्टेप ले लेना है। दूसरा चरण ये वाला हो गया। फर्स्ट चरण आपका कंप्लीट हो गया। अब दूसरा चरण क्यों शुरू हुआ? क्योंकि ये 12 जो है 228 से बहुत छोटा आ गया है, अब टेबल इसमें लगेगा नहीं। ठीक है, इसलिए इसको, इस 12 को इधर लिख लीजिए। अब 228 को उठा करके इसमें रख दीजिए। ये भाई साहब यहाँ पे आ गए। अब जब ये यहाँ पे आ गए हैं, अब इस पे फिर से वही वाला रूल अप्लाई किया जाएगा कि 12 का पहाड़ा लगाइए 228 में। ठीक है, तो 228 में लगाइए 12 का पहाड़ा। कितने टाइम लग जाएगा? 12 1 जा 12 लगा लीजिए पहले। ठीक है, 22 में से 12 घटाओगे तो क्या आ जाएगा? 2 में से 2 गया 0, और यहाँ कितना बचा? 1, 10 आ गया। 10 जो है वो 12 से कम है, इसलिए इधर एक नंबर है अभी 8, ये वाली 8 नंबर यहाँ और नोट कर लीजिए। कितना हो गया? 108। अब क्या होता है? 12 9 108 होता है। आंसर क्या होता है? 12 9 108। तो यहाँ पे आ गया 108। इतनी चीज समझ पाए कि नहीं? यहाँ पे 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। ये तुम्हारे स्टेप जो हो गया कंप्लीट। जब नीचे 0 0 आ जाएगा तो समझ लो आपका ये चीज कंप्लीट हो गया। अब इसी चरणों को यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में कैसे करना है, इस चीज को आप एग्जाम में लिखो चाहे ना लिखो, अब जो हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं उस चीज को एग्जाम में लिखना वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। नहीं लिखोगे 0 नंबर देगा। कान खोल के सुनो, 0 नंबर देगा। ठीक है, पहला स्टेप यहाँ पे कैसे लिखोगे? ठीक है, तो यहाँ लिखोगे चरण फर्स्ट वाला है। चरण फर्स्ट कौन सा होगा? जो बीच में है। हमने कहा था ए, ये होती है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर। ठीक होता है बी क्यू प्लस आर। तो ए कौन सा होता है? बीच वाला ए होता है, फिर बी जो होता है ये वाला होता है, क्यू जो होता है ये होता है, आर जो होता है शेषफल होता है। ध्यान से समझिएगा। तो ए कौन है? 240। तो यहाँ कितना लिखोगे? 240 बराबर होगा किसके? बी कितना है? 228, और गुणे में क्यू कितना है? 1, और आर कितना है? 12। ठीक है, ये पहला चरण कंप्लीट हो गया। दूसरा यहाँ पे क्या लिखोगे? ये वाला दूसरा चरण यहाँ से स्पष्ट है, शुरू है। ये है तुम्हारा ए 228। 228 है ए, वो बराबर होगा काहे के? वो बराबर होगा बी प्लस क्यू के। बी कितना है? बी गुणे क्यू। तो बी ये रहा 12, और क्यू कितना है? 19। बी ए बराबर है बी गुणे 19, और प्लस में क्या हो जाएगा? प्लस में इसका शेषफल, प्लस में इसका जो शेषफल आया है वो कितना आया है? 0 आया है। तो आप इसको 0 लिख सकते हो। कितना लिख सकते हो? 0। 12 ये हो गया तुम्हारा। 228 एक ही जगह पे काम करेगा। बी कितना है? 12, और क्यू कितना है? 19, और जीरो, शेषफल कितना आया? 0। तो वहां पे 0। अब ये दो स्टेप आपने लिख दिया, ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट। इस टाइप से आपको करना है। इधर वाला भी करोगे, इसके बाद इसको लिखना बहुत जरूरी है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जब आप इसको लिखोगे तो इन चरणों को जरूर लिखोगे, क्योंकि यही बताता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को। तो पहला क्वेश्चन आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आप इसको नोट करिए, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन हम समझाते हैं। क्वेश्चन है 92690। देखो कितनी बड़ी नंबर्स आ रहे हैं। इनका आप गुणनखंड विधि से एचसीएफ निकालोगे तो पूरे साल बैठे रहोगे ऐसे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? इतना हो गया। अगला कौन सा है? 7161। एचसीएफ ज्ञात करना है। इसका क्या ज्ञात करना है? एचसीएफ ज्ञात करना है, समझिएगा। अब इसमें से सबसे छोटी नंबर पहले चेक करिए कौन सी। अब इसमें 3 नंबर दे दिया, पूछ रहा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से एचसीएफ ज्ञात करिए। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से एचसीएफ ज्ञात करना है, वो समझिएगा। चलिए यहाँ पे
एक मिनट, उस वाले में जो एचसीएफ होता है, अभी समझा देंगे। उस वाले में थोड़ा भूल गए थे, एक चीज बताना, आंसर क्या आया था उसमें, जो आंसर आएगा वो 12 आएगा। क्या आएगा? 12, क्योंकि जो उधर बी आता है वही इसका आंसर होता है। ठीक है, यहाँ पे जो चीज आएगी वही क्या कहलाएगी? आंसर कहलाएगी। ठीक है, समझिएगा। तो यहाँ पे देखिए, सबसे छोटा ये वाला है, तो इसको आप लिख लीजिए सबसे पहले यहाँ पे, और फिर इसको चाहे आप इसको एक बार उठा लीजिए यहाँ पे, चाहे इसको 2 बार करना पड़ेगा। हम इस वाले को पहले लिख लेते हैं 7378। अब ये कितने बार लगेगा? 1 टाइम लग जाएगा। 1 टाइम लगेगा, यहाँ लिख लीजिए 7161, कैंसिल कर दीजिए। 8 में से 1 गया 7, 7 में से 6 गया 1, 3 में से 2, 3 में से 1 गया 2, 7 में से 7 जाएगा 0 आ जाएगा। अब 217 इससे बहुत छोटा है, तो आप इसको क्या करिए? दूसरे स्टेप में ले लीजिए। पहला चरण हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम दूसरा चरण यहाँ पे देख लेते हैं, 7161। कितनी चीज कंप्लीट हो गई? अब हम इसको इसमें टेबल लगाएंगे, कितने बार में लगेगा? 3 बार लग जाएगा, 3 दूनी 6। ठीक है, तो हो सकता है ज्यादा हो जाए, चेक करके देख लेते हैं। 3 7 21 का 1 आएगा, और 2 हासिल हो जाएगा। 3 1 3, और 3 और 2 5, 5 आएगा। 3 दूनी 6 1 7। ठीक है, तो कितनी बार लग जाएगा? 3 7 21 का 1, 2 हासिल, 3 1 3 2 5, 3 नीचे बहुत कम है। ठीक है, तो 7 दूनी 14, यहाँ देख लेते हैं 3 नंबर में लगेगा। 3 7 21 का 1 हो गया, 2 हासिल हो गया, और 3 2 5 और 3 दूनी 6। चलो ठीक है, 3 बार लगाते हैं यहाँ पे। 3 सत्ते 21 का 1, 2 हासिल, 3 1 3 और 2 5 और 3 दूनी 6, 651 लगा दीजिए। अब पेंसिल कर दीजिए। 6 में से 1 जाएगा, कितना आएगा? 5, और 11, 11 में से कितना जाएगा? 5, तो 11 में से 5 गया 6, 6 5 11 होता है। और फिर ये वाला एक यहाँ पे नोट कर लीजिए। ठीक है, ये वाला एक यहाँ पे नोट, 615 651। अब फिर से इसका पहाड़ा इसमें लगा दीजिए। कितने बार लग जाएगा? 651, 3 बार फिर लग जाएगा। कितनी बार लग जाएगा? 3 बार, 651। ठीक है, अब यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, एक बार कंप्लीट हो गया। 217 यहाँ पे आ गया। अब यहाँ देखिए, अब इसके चरणों को भी अभी हमको लिखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इसके चरणों को लिखना पड़ेगा। तो इसके चरणों को हम क्या कर लेते हैं, पहले हम यहाँ पे इस वाले को भी कर लेते हैं, यहाँ पे इसके डिवाइड को कर लेते हैं कंप्लीट। ठीक है, तो ये सबसे छोटी नंबर है, तो सबसे छोटी वाली नंबर फिर से एक बार लिखना है, इसको इधर लिखना है। इस वाले को लेके यहाँ पे कंप्लीट कर लिया, फिर इसको लिखो और फिर इसको लिखो। ये वाली नंबर यहाँ पे लिख लीजिए, 2690। ठीक है, अब देखो इन 4 नंबर में एक बार में हम लगाते हैं, यहाँ पे एक बार लगा लीजिए। 7 1 6 1, 9 में से 1 गया 8, 6 में से 6 गया 0, 9 में से 1 गया, सॉरी 2 में से 1 गया 1, 9 में से 7 गया 2, तो ये इतना आ गया। अब क्या है? ये तो बहुत छोटी नंबर है, ये वाला 0 यहाँ नोट करना पड़ेगा। अब इसमें हम कितनी बार लगाएं कि हाँ उसके लगभग बराबर आ जाए? ठीक है, देखते हैं। अगर 9 7 21 लगाएंगे, तो हो सकता है 9 1 का 9, 9 4 54 के 4, 5 हासिल, 9 1 का 9, 9 5 14 के 4, 9 5 14 के 4, 1 हासिल, तो 21 1 22, तो 9 बार तो नहीं लगेगा, 8 बार लग जाएगा। कितनी बार में? 8 बार। देखते हैं, यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। 8 1 का 8। ठीक है, 8 6 48 के 8, 4 हासिल, 8 1 का 8, 4 12 का 2, 1 हासिल, 8 7 56 और 1 57। यहाँ पे आ गया 57। कैंसिल कर लीजिए, 0 में से 8 कैंसिल हो जाता है? नहीं कैंसिल होता है। जब 0 में से 8 कैंसिल नहीं होगा, तो हम यहाँ कैरी लेंगे, 10 आ जाएगा, 10 में से 8 जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ कितना बचा? 7, 7 में से 8 जाएगा नहीं, तो 17 हो जाएगा। 17 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 9, 9 8 17 होता है। यहाँ कितना बचा? 9, 9 में से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 7, कितना आ जाएगा? 7, 9 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 7 आ जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं? यहाँ से कैरी लिए थे, तो यहाँ 0 बचेगा। कितना बचेगा? 0। अब 0 में से 7 कैंसिल नहीं होगा, 0 में से 7, यहाँ पे तो गड़बड़ हो गया है। 57,000 ज्यादा है, 21,008 कम है, यहाँ पे तो गड़बड़। 1 मिनट ज्यादा लगा दिया है, 1 मिनट देख लेते हैं फिर से। ठीक है, ज्यादा लगा दिया था। अब की बार सही ध्यान से करिएगा। यहाँ पे देखिए, 7 से अगर लगाओ, 7 7 49 ज्यादा हो जाएगा, 6 7 42 है यहाँ पे। 5 7 35 28, 3 7 21। अगर हम 3 बार लगाए, 3 1 3 हो जाएगा, 3 7 21 का 3 6 18 का 8 हासिल हो जाएगा, 3 3 1 4 हो जाएगा, 3 7 21। अभी ज्यादा हो रहा है, 2 बार लगा लेते हैं। कितनी बार? 2 बार। 2 बार लगा के देखते हैं। 2 1 का 2, 2 6 12 का 2, 1 हासिल, 2 1 2 1 3 और 2 सती 14। कितना आएगा? 2 सती 14, क्योंकि 3 बार लगाओगे तो 3 1 3 के गुणा करके देख लेते हैं। 3 1 3, 3 6 18 का 8, 1 हासिल चला, 3 1 3 1 4, 3 7 21। ज्यादा हो रहा है नहीं हो रहा है? वो 21,080 लिखा हुआ है, 21,483 आ रहा है। कितना आ रहा है? 21,483। तो ये क्या है? थोड़ा ज्यादा हो रहा है। अब 2 बार लग जाएगा, 2 बार लग जाएगा, कैंसिल कर लीजिए। 0 में से 2 जाएगा, कितना आएगा? 8। यहाँ कितना बचा? 7, 7 में से 2 गया 5, यहाँ कितना बचा? यहाँ से कैरी लीजिए, 10, 10 में से 3 गया 7, यहाँ कितना बचा? 0, तो यहाँ हो जाएगा 10। अब 10 में से 4 जाएगा तो 6 बचेगा। कितना हो जाएगा? 6। अब यहाँ कितना लिखा हुआ है? अब देखो, ये चीज इससे छोटी हो गई कि नहीं? जिसमें 6758 लिखा है और इसमें 7161 लिखा है,
तो ये चीज छोटी होगी, तो अब दूसरा स्टेप हम यहाँ पे ले लेंगे, दूसरा चरण ये वाला हो गया। तो इसको इधर लिख लीजिए, इसको उठा के यहाँ पर लिख लीजिए ऐसे, और 1 टाइम लग जाएगा। कितना टाइम लगेगा? 1 टाइम। हाँ, अब क्या है, 1 में से 8 जाएगा? नहीं जाएगा। तो 1 में से जब 8 नहीं जाएगा तो यहाँ कैरी ले लीजिए, 11, 11 में से 8 गया 3, 8 3 11, यहाँ 5 बचा, 5 से 5 गया 0, यहाँ पे कितना बचा? 1, तो यहाँ 11 हो जाएगा। 11 में से 7 गया 4, 7 4 11 होता है कि नहीं? ये हो गया। अब तीसरा स्टेप फिर से ले लीजिए। अब इस चीज को आप उठा करके यहाँ लिख लीजिए, या तो एक काम करिए, इसको थोड़ा हम इधर लिख लेते हैं। हाँ, 11, 11 में से 8 गया 3, 8 3 11 हो गया, फिर 5 में से 5 गया 0 आ जाएगा, फिर यहाँ 11, 11 में से 7 गया 4, ये आ गया। अब इसको आप ब्रैकेट में इधर लिख लीजिए, 6 7 5 8। अब कितनी बार लग जाएगा? देख लेते हैं कितनी बार लगेगा भाई। 4 3 12 हो गया, 6 चौक 24 हो जाएगा। 1 टाइम पहले लगा लेते हैं इसमें, 403, 5 में से 3 गया 2, 7 यहाँ पे आ जाएगा, 2 यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब छोटा हो गया तो ये वाला 8 उतार लीजिए। अब कितनी बार लग जाएगा? 6 चौक 24 और 7 चौक 28 होता है, ज़्यादा हो जाएगा, 6 बार में लगा दीजिए यहाँ पे। 6 तियाँ 18 का 8 एक हासिल, और 6 तियाँ 18, 18 का 8 एक हासिल हो गया, तो वो हासिल यहाँ पे आ जाएगा। अब 6 चौक 24, ठीक है, ये आ गया। अब इसको आप यहाँ लगा दिए, 8 में से 8 गया 0, 2 में से 1 गया 1, और 7 में से 4 जाएगा, 7 में से 4 जाएगा, कितना आ जाएगा? देखो, 8 में से 8 गया 0, 2 में से 1 गया 1, और 7 में से 4 गया, 7 में से 4 जाएगा तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 3। कितना आ जाएगा? 3। 310 छोटा हो गया, 310 छोटा हो गया तो यहाँ लिखिए। अब 310 छोटा हो गया तो यहाँ लिखोगे 403। कितना लिखोगे? 403। इतना क्लियर हो गया। आप कितनी बार लगाओ? एक बार लगाओगे। 310 इसमें से घटाओ तो 3 यहाँ आ जाएगा, 11 10 आया, 10 में से 1 गया 9, 93 आ गया। आप 93 वाला लगा लीजिए, 310। अब इसको हमको ऊपर लिखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे शेषफल यहाँ पे कितना बचे ना भैया? 3 ये आया, और 10 10 में से 1 गया 9, 93 आया। ये 93 शेषफल यहाँ पे लिख रहा हूँ, 93। अब ये 93 था, ये 310 यहाँ लिखना पड़ेगा, 310 हो गया। बात समझ में आ रही कि नहीं? 310 हो गया। ठीक है, अब 310 वाला ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें फिर से लगाएंगे पड़ा। कितना टाइम लग जाएगा? 3 त्रुका 9, 3 9 27, 36, 3 बार लग जाएगा। 3 त्रुका 9 और 3 9 27, ठीक है, 3 9 27। तो यहाँ पे कितना आ गया? 10, 10 में से 9 जाएगा तो हो जाएगा 1, यहाँ कितना बचा? 0, तो यहाँ पे हो गया 10, 10 में से 7 गया, हो गया 3, ठीक है। अब यहाँ 31 आ गया, अब यहाँ 93 आ गया। कितना आ गया? 93, तो यहाँ 93 लिख लीजिए। कितना लिख लीजिए? 93। अब क्या है, आप कितनी बार लग जाएगा? 3 बार। 3 1 3, 3 त्रुका 9, नीचे कितना आ गया? 0 0, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये चीज समझ में आ गई यहाँ पे? अब यहाँ देखिए, यहाँ पे 0 0 आया है तो आंसर ये वाला है 31, यहाँ पे 0 0 आया, आंसर ये वाला है 217। कितना है? 217। लेकिन अब यहाँ पे इन दोनों के आंसर अलग अलग हैं। जब अलग अलग है तो अब इसको एक बार फिर से करना पड़ेगा। इन दोनों में से कौन छोटा है? तो इन दोनों में से छोटा है हमारा 31 वाला। तो 31 वाले को हम कहाँ लिख लेते हैं? 31 वाले को इधर ही कर लेते हैं, क्योंकि अभी हमको स्टेप चरण भी लिखने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कर लेते हैं ये वाला, इसके बाद ये वाला है, और इसके बाद जो है, इसके बाद हम नीचे कर देते हैं यहाँ पे। देखिए, 31 लिख लीजिए, और अब 217 यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है। अब कितनी बार लग जाएगा भैया? 7 त्रुक 21, 7 बार लगा दीजिए। 7 एकन 7, और 7 त्रुक 21, कट गया, 0 और 0 आ गया, मतलब आंसर जो है वो 31 आया। अब हमको क्या लिखना है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का इस्तेमाल करना है, ठीक है। देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, पहले इसके चरण लिखने पड़ेंगे, ठीक है। इसका चरण, पहला चरण क्या है इसका, वो देखो। ये चीज क्या है? ए है, तो ए के बराबर में ये लिखोगे, 73 78 ए हो गया। बराबर में बी गुणे क्यू, बी गुणे क्यू, और प्लस में शेषफल। तो बी गुणे क्यू, बी कितना है? 7161 गुणे में 1, और प्लस में आर, आर कितना है? 217। ये हो गया पहला स्टेप। अब इसके बाद दूसरा स्टेप ये वाला है। दूसरा स्टेप ये वाला, ए की जगह पे कौन है? 7 1 6 1 हो गया, और बराबर में बी गुणे क्यू। तो बी कितना है? 17, और गुणे में क्यू, क्यू कितना है? 33, और प्लस में आर कितना है? 0। ये दूसरा स्टेप इसका हो गया। अब इस वाले के स्टेप को हम कहाँ पे लिख देते हैं? चलो, इसके बाद ये वाला देख लेते हैं, यही वाला, क्योंकि सारे स्टेप एक साथ लिखने होंगे। नंबर तीसरा स्टेप देखो, इसके इसके लिए ये वाला देखो, कितना है? ए की जगह पे कितना है? 9 है, 2 6 90, और फिर बराबर में क्या जाएगा? बी गुणे क्यू, बी कितना है? 7 1 6 1, और गुणे में क्यू है 12, और प्लस में शेषफल। शेषफल इसका कितना आया है? ये वाला, ये है इसका शेषफल 67, 67 58, ठीक है। ये हो गया अगला चरण। समझ में आ रहा ना? अगला एक और लिख देते हैं यहाँ पे, क्योंकि जगह थोड़ा कम है, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद ये वाला स्टेप, नहीं ये वाला, क्योंकि इसका ये वाला ए हो गया। ये हो गया तुम्हारा 7161 बराबर, बी की जगह पे है 67 58, गुणे क्यू की जगह पे 1 लिखना है।
क्यू की जगह पे कितना लिखना है 1 और प्लस में आर, आर कितना है 403। ये हो गया चौथा चरण। अब मैं पांचवें चरण और छठे चरण को यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है। यहाँ पे इधर देखिएगा भैया, जगह थोड़ा कम है इसे मैनेज करो। चौथा हो गया, पांचवा चरण यहाँ पे लिख देते हैं। पांचवा चरण कौन सा होगा? ये हो गया था, ये होगा पांचवा चरण, ये वाला, क्योंकि चौथा यहाँ हो गया, पांचवा चरण ये। उसमें ए कितना है 6778, कितना है 6758, कितना है 6758 हो गया। अब फिर बराबर लगा लीजिए, बराबर लगाया, देखो ये हो गया तुम्हारा ए। अब ये बी गुड़े क्यों, बी गुड़े क्यों मतलब 403 गुड़े 16 लिखना है, 403 और गुड़े में कितना लिखोगे 16, और प्लस में आर होता है, प्लस में आर, क्योंकि इसका यूज करना होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो प्लस में आर कितना आया है 310, कितना आया है 310। इतनी चीज क्लियर हो गई। अब इसके बाद ये वाला स्टेप लिखोगे। छठा स्टेप कौन सा होगा? ये छठा स्टेप है। 403 लीजिए, कितना लेना है 403 बराबर, 403 बराबर होगा 310 गुड़े 1 के, 310 गुड़े में 1 और प्लस में कितना आएगा, प्लस में 93 आएगा। कितना आ जाएगा 93, प्लस में कितना आ जाएगा 93 आ जाएगा। ये चीज क्लियर होगी, 93 प्लस में हो गया, इतना चीज हो गया। इसके बाद अब ये वाला करना है, क्या करना है इसके बाद ये। अब ये वाला भी तो है, लास्ट स्टेप ये वाला है, तो इसको हम 6 हो गए, 7 नंबर ये, सातवां वाला स्टेप क्या है ये। तो अब हमको लिखना है 310, कितना आएगा यहाँ पे 310, 310 आया। वो बराबर किसके है 93 गुड़े 3 के, 93 गुड़े 3 और प्लस में आएगा आर, आर की जगह पे कितना आया है 31। और ये है आठवां स्टेप, ये आठवां स्टेप। आठवें स्टेप में लिखना है 93 बराबर होगा 31 गुड़े 3, देखो 93 बराबर होगा 31 गुड़े 3, किसके 31 गुड़े 3 और प्लस में 0, प्लस में 0। अब यहाँ पे देखिए आंसर कौन सा है, अभी एक ये वाला स्टेप भी लिखना है। इस वाले चरण को हम कहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ देख लीजिए, फिर इधर भी ये वाला स्टेप है, या तो इसी के नीचे लिख देते हैं। ये है तुम्हारा 9 नंबर स्टेप, ठीक है। 9 नंबर स्टेप ये वाला है। 217, 217 बराबर किसके है 31 गुड़े 7 और प्लस में 0। तो इसका आंसर जो आएगा वो 31 आएगा, कितना आएगा 31, बात समझ पा रहे हो कि नहीं, 31 आएगा। तो जो यहाँ पे आएगा वो इसका आंसर है, ये जो यहाँ पे आएगा वो क्या कहलाएगा, इस चीज का आंसर कहलाएगा। तो इसी चीज समझ गए होंगे, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर इसके बाद आगे देखते हैं। तो आशा करते हैं कि आज के इस वीडियो में आप लोगों को जो वीडियो में जो बताया गया है वो समझ में आया होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। अगर वीडियो पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक इसको शेयर कर दिया करें, लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें, ठीक है। जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आपको, मुझे जो होता है और भी अच्छे वीडियो बनाने की उत्साह मिलता है, और अच्छे अच्छे वीडियो मैं आप लोगों तक अपलोड करूँगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, पढ़ते रहिए।